चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। कि कुछ बात करनी है तुम लोगों को, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाद में बस यही पूछूंगा आप लोगों से, होमवर्क किया कि नहीं किया भाई, कितने लोगों ने कर लिया होमवर्क। मतलब जेन्युइन बताना, जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो भी जेन्युइन बताएंगे, मैं ऐसा कुछ डांटूंगा नहीं, है ना। गिव मी थम्स अप पर्सन। बेटा किसने सर कर लिया? आपने कंप्लीट कर लिया? नहीं किया सर, नहीं किया। हाँ चलो ठीक, गुड। किसने कंप्लीट किया? राज FF14 आज नहीं आएगा क्लास में? रजविंदर भी नहीं है क्या क्लास में? पार्शियली कंप्लीटेड, चलो भाई। तो सुनीता आपने कंप्लीट किया, कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया? मतलब 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कितने कंप्लीट किए? ठीक है। बलविंदर सिंह, बलविंदर आपने कितने क्वेश्चन किए होमवर्क के? देखो क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं भाई, कितने किए कितने किए कितने नहीं किए, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। डेली कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो लगने चाहिए तीनों सब्जेक्ट से, तभी जेईई मेंस क्लियर हो पाएगा। बहुत ही सीरियस चीज है ये। अच्छा रविंदर ने 39 कर लिए, ठीक। और किसी ने नहीं किया? दो लोगों ने बस बताया मुझे। सर एक्चुअली स्कूल में आज टेस्ट था इसलिए टाइम नहीं लगा, कल जरूर करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। सर 12 क्वेश्चन किए हैं। कितने? 12। 12 क्वेश्चन किए आपने? हम्म। बताओ भाई, तुम लोग ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? जैसे बताइए क्या पूछ लिया मैंने, किया किया बताओ, नहीं किया नहीं नहीं बताओ। हाँ देखो, प्रतिभा ने किया है 15, सिमरन ने किए 15। जिसने जीरो किया वो भी बताओ कि सर हमने जीरो किया नहीं किया है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक। गीता ने किए 32, नाइस। इसका मतलब हो रहा है क्वेश्चन तुम। रेड सोल ने किए 17, फिजिक्स के 25 किए, मैथ्स के 5 किए, केमिस्ट्री के 10 किए। वेरी गुड। फिजिक्स के ठीक ठाक क्वेश्चन किया आलोक ने, ठीक है। सुहानी ने भी 35 कर लिए। मतलब ज्यादा नहीं थे क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन थे, 35 कर लिए बहुत है। 40 थे ना, कितने थे? 50 से 40 थे। PYQs का हटा करके कितने क्वेश्चन थे? 15 किए, 21 किए, 24 किए, हाँ ठीक, गुड, शाबाश। 21 किए, ठीक किए, चलो 10 किए, है ना। करो और बताओ मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने किया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 56 थे, 56 में से अगर आपने 35 कर लिए तो एक दिन में ठीक है। हालांकि होने चाहिए थे पूरे आप लोग के, लेकिन ठीक है। बाकी उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे, वो भी लग जाएंगे। ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था वर्कशीट, ये वो वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्कूल वर्क था। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा किया, जिन लोगों ने 30-35 क्वेश्चन किए बहुत अच्छा किया, ठीक किया काम। जिसने 20 से 30 के बीच में किया उनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है ना, ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया बेटा, तो सीरियस हो जाओ, अब टाइम नहीं बचा है। 11th नहीं है, 12th है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। कैसे टाइम निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, कैसे क्या मामला निकल जाएगा। फिर पछताओगे कि भाई हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। अभी से जो सीरियस हो जाएगा, अभी से जो सेंसिबल हो जाएगा, उसी का सिलेक्शन हो सकता है, अगर तुम लोग सीरियस हो तो। अगर सिर्फ वही है हंसी मजाक करना है, बस का टाइम पास करना है, तो फिर वो उसकी अलग बात है। ठीक है कोई बात नहीं, है ना। सीरियस हो जाओ, सीरियसनेस दिखनी चाहिए। जो सीरियसनेस शुरू में दिख जाएगी तो वो आगे बढ़ सकती है सीरियसनेस, या उसको आप मेंटेन कर सकते हो। जब अभी सीरियस नहीं रहोगे तो आगे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक, हाँ हाँ वही वही।
चलो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैं तुमको और क्या तुमको गाइड करूंगा, तुम मोटिवेट करूँ। मोटिवेशन के लिए बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि हमेशा कंसिस्टेंट रहा करो और आदत बनाया करो। मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहा करो, हैबिट बनाया करो। हैबिट बन जाएगी तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मोटिवेशन कभी रहता है कभी नहीं रहता है, गाइडेंस हम कर देंगे। कंसिस्टेंसी तुम्हें लाना है और हैबिट तुम्हें बनाना है। उसके साथ साथ तुमको रिवीजन करना है बहुत सारे, उसके साथ साथ तुमको अपने उस पर फोकस करना है। हाँ, पछता ऐसे क्या हो जब वीडियो चुप देखिए, सही बात, ठीक, ऐसे ही हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ही सीरियस होने की जरूरत है। हंसी मजाक थोड़ा सा आप कम करेंगे हम, और पढ़ाई लिखाई ज्यादा करेंगे। बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि जो अपकमिंग अभी टेस्ट हुए हैं जेईई मेंस के, उसमें बच्चों के ओवरऑल बच्चों के, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह कह रहा हूँ, पूरे इंडिया के बच्चों के मार्क्स और अच्छे होने चाहिए थे। उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लगा मुझे जो पहले के बच्चे। मतलब कहने का ये है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा और मेहनत करते ना, वो बहुत से बच्चे क्लियर कर सकते। थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। जितना भी सोशल मीडिया और जो भी आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हो उसको हटाने की जरूरत है आपको लाइफ से, तभी कुछ हो सकता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज ग्रेविटेशन। 11th फिजिक्स जेईई सिलेबस कर रहे हैं और आज की डेट है 25/12/2024। टॉपिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यूएलओजी पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई आज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ की कम क्यों है। ओ बेटा राजविंदर, आप उसको फिक्स करो, ऐसे नहीं करो। नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप उसको फिक्स करो, या तो अपनी सिम चेंज करो या तो अपनी थोड़ा जगह चेंज करो, ठीक है। जो बच्चे बहुत सीरियस हैं उनके साथ ऐसा होता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। थोड़ा जगह से फिक्स करो अपनी, या नेटवर्क का इशू उसको फिक्स करो, कैसे भी फिक्स करो, है ना। फिर वरना वो तुम्हें पीछे ले जाएगा, पीछे ट्रैक कर देगी, मेहनत का फायदा नहीं होगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन असेसमेंट की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था भाई? एरर्स पढ़ाया था, ठीक। अब बताओगे सारे सबको जो पढ़ाया था। एरर्स में क्या क्या पढ़ाया था हमने आपको? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, पढ़ाया था, ठीक है। परसेंटेज एरर, फिर उसके बाद हमने एडिशन पढ़ाया एडिशन ऑफ एरर, था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो कि सेम पैटर्न पे है। सब्ट्रैक्शन, पावर में प्रोडक्ट पे था, एडिशन, पावर, एरर इन पावर, प्रोडक्ट था, और था डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कोई प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद पावर, एरर इन पावर, पावर में था। पावर में था ना। एरर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी ट्रू वैल्यू, कोई एक रॉड है जिसकी ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट लेंथ है, या कोई एक पेंसिल है या पेन है जिसकी एग्जैक्ट लेंथ हमने आपको बता दिया पढ़ करके, उस पेंसिल के जो भी मैनुअल आया था वो जिस बॉक्स में आया था उसके पीछे उसकी एग्जैक्ट लेंथ पढ़ के बता दिया हमने आपको ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू हमने आपको बता दिया पढ़ करके 5.34 सेंटीमीटर। अब एक स्टूडेंट आएगा, उस स्टूडेंट ने क्या किया, इसको मेजर करा, तो उसने जो मेजर किया, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व करके बताया कि सर 5.3 लेते हैं। उसने कहा कि सर इसकी रीडिंग जो है 5.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो जो ट्रू वैल्यू से वो कितना आगे या कितना पीछे है, वही उसका क्या कहलाता है भाई? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। हम देख रहे हैं कि वो ट्रू वैल्यू से आगे है, कितना 0.2 आगे। तो जो उसकी ट्रू एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर वो आगे हो गया। पीछे होता तो भी हम वही लेते हैं, ठीक है। अब इसको एब्सोल्यूट इसलिए बोलते हैं कि इसमें प्लस या माइनस नहीं देखते हैं, बस इसमें देखते हैं कितना आगे या कितना पीछे, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और स्टूडेंट आया, उसने ऑब्जर्व किया कि सर जो पेंसिल की लंबाई है 5.1 सेंटीमीटर है, तो उसका एरर कितना हो जाएगा भाई? उसका एरर हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू, ये इसकी ट्रू वैल्यू थी ना, ट्रू वैल्यू से कितना, 5.3 थी ट्रू वैल्यू ना, ये 5.1 है, तो इसलिए 0.2 सेंटीमीटर उसका एरर हो जाएगा। ना प्लस लिखा मैंने ना माइनस लिखा है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि कितना आगे है कितना पीछे, मतलब आगे है कि पीछे ये नहीं देखते हैं, कितना है ये देखते हैं, कितना डेविएट कर रहा है वो देखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बात समझ में आएगी सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो भी एरर है वो ले लो,
जो भी ट्रू वैल्यू है वो ले लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप परसेंटेज के फॉर्म में बता देगा कि आपने कितना परसेंट गड़बड़ की है उसको मेजरमेंट करने में, ठीक है। पर जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो एरर आया था, पहले वाले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 है, ये ऑब्जर्वेशन 2। ऑब्जर्वेशन 1 में कितना एरर आया था भाई? 0.2 का एरर आया था, तो 0.2 का एरर लिख दिया, नीचे ट्रू वैल्यू उसकी 5.3 लिख दिया, इनटू 100 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे, परसेंटेज लगा के लिख देंगे कि 2%, 3%, 4%, 5%, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर्स बताना, एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, कौन बताएगा? फिर से मुझे एक्सप्लेन कर देगा। ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा कम भी हो होता है? सकता है बेटा, ज्यादा है कि कितना ज्यादा या कितना कम है, ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन 1 में हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यू से वो ज्यादा है, कितना? 0.2। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या है? वो ट्रू वैल्यू से कम है, कितना? 0.2। तो कितना ज्यादा या कितना कम है वो बताते हैं, ज्यादा है कि कम है ये नहीं बताते, बस कितना है ये बताते हैं। ट्रू वैल्यू से कितना आगे है, कितना पीछे है वो बताते हैं। बात समझ में आई क्या, कि फिर से समझा दे? सर डेल ए एब्सोल्यूट समझ में आ एरर गई। और सर ए क्या है उसमें? क्या? सर डेल ए एब्सोल्यूट एरर है क्या और ए क्या है सर? डेल ए, हाँ ए उसकी ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है ये सर और वो साइड में जो वी या वाई एरर है वो? ये परसेंटेज एरर है, ओके सर। ठीक। अब उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल था, उसमें क्या रूल था एडिशन या सब्ट्रैक्शन का? कैसे करते हैं भाई? आप जब भी कोई दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी थी ए जिसको रिप्रेजेंट किया था मैंने 5 प्लस माइनस 0.1, और दूसरी क्वांटिटी थी ए 2 प्लस माइनस 0.1। आपको निकालना है एक्स, यानी कि दोनों का एडिशन निकालना है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? 5 और 2 को तो आप ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 7 प्लस माइनस, हाँ, इन दोनों एरर्स को सीधे सीधे ऐड करोगे, ठीक है, दोनों एरर्स को सीधे सीधे ऐड करोगे, ना सब्ट्रैक्ट करोगे ना कुछ करोगे, दोनों एरर्स को सीधे सीधे ऐड करोगे। 7 प्लस माइनस 0.2। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? यस सर। यस सर। हाँ यस सर, बहुत अच्छे। और किसी को कुछ पूछना? चलो, अब उसके बाद प्रोडक्ट या डिवीजन। अच्छा, जब सब्ट्रैक्शन की बात करते तो सब्ट्रैक्शन में भी सीधे वही काम करते, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते, कितना बन जाता? 3। और एरर में क्या लिखते हम? 0.2। हाँ, वेरी गुड, 3 प्लस माइनस 0. तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बस इन दोनों मेरे पास एक रिजल्ट है P, उस रिजल्ट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कैसे करते हैं एडिशन? एरर्स का एडिशन कैसे करते हैं? मतलब एरर्स, फाइनल रिजल्ट में एरर कितना आएगा ये पूछ रहा हूं मैं। सीधे दोनों एरर्स को ऐड कर दूं, 0.1 0.2, करेक्ट। मैं ऐसे लिखूं, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 10 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर दूं, यस सर। 0.2। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। यस सर। नहीं ऐसे नहीं करना है भाई, फ्रैक्शनल एडिशन करनी है हाँ कौन सा एडिशन करना है? सर फ्रैक्शनल एडिशन करना है। डेल्टा पी अपॉन पी लिखना है, डेल्टा ए A1 अपॉन A1 लिखना है, प्लस डेल्टा A1 A2 अपॉन, डेल्टा A2 अपॉन A2। हाँ ये करना था आपको, ठीक। तो डेल्टा पी तो पता नहीं, लेकिन पी तो पता है, बताओ पी क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? पी एप्लीकेशन हो जाएगा 10 हो जाएगा। सर 10। डेल्टा A1 कितना हो जाएगा? 0.1। डेल्टा A1 0.1 होगा, ये होगा डेल्टा A1, ठीक है। A1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, A2 आपको 5 हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा A2 कितना है? 0.1 A2 कितना है? 2 सर 2। यहाँ से कैलकुलेट करके डेल्टा पी निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ क्या? चलो, अब मैं कह रहा हूँ एक रिजल्ट क्यों निकालना है जिसमें मुझे A1 का स्क्वायर और A2 का क्यूब निकालना है। तब इसमें कैसे करेंगे एरर्स का सम? इसमें कैसे करेंगे एरर्स का सम? इसमें पावर आ जा रहा है सर, पावर आगे लगा लेंगे।
अच्छा, एडिशन कौन सा करेंगे? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करेंगे कि फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे? The fractional फ्रैक्शन addition. बोलो कैसे, Fractional. बोलो कैसे लिखूं मैं फिर? 2 into अरे नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला बोलो जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 अपॉन A1 प्लस डेल्टा A2 अपॉन A2। ऐसे बोलो, शुरू से बोलो। Delta Q upon Q. हाँ, इक्वल्स आगे Delta A upon A1 डेल्टा 2 A1 into अपॉन A1 plus delta A2 upon 2 A2. upon A2. प्लस डेल्टा A2 अपॉन A2। बस, इसमें आपने गलत नहीं बताया कुछ? No sir. सर वो पहले सर वाले पावर से आगे M नहीं होगा, सर साथ यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई और होगा। 3. मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई Yes. क्या? Yes Yes, sir. sir. हाँ, ठीक है, सभी को समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes sir. ये ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या भाई आप लोग को ये चीजें? No No, sir. sir. अच्छा चलो, देखते हैं, रिस्पांस तो आप लोग का आ नहीं रहा उतना अच्छा, बाकी हो सकता हो हार्ड लग रहा हो। ठीक, देखते हैं आगे। अब उसके बाद अगर मैं इसी में कोई रिवीजन क्विज तो मैं करा नहीं रहा हूँ एज सच, ठीक है, मैं क्या ही पूछ लूँ। चलो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि A1 जो है मैंने दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.2 दे रखा है, और A2 दे रखा है 9 प्लस माइनस 0.1 दे रखा है। मुझे आप बता दो रिजल्ट क्यू, इस रिजल्ट क्यू में A1 का पावर 4 और A2 टू द पावर -2। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर बस एक बार मुझे- पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए ना। मुझे बस इतना बता दो आप लोग कि जब इसमें आप फ्रैक्शनल एडिशन करोगे तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे कि -2 से करोगे? sir -2. टू से Sir, करना है। minus 2. नहीं बेटा, एरर्स को हमेशा ऐड ही करना है आपको, ठीक है? Okay sir. हाँ, आपको एरर्स को हमेशा ऐड ही करना है, ठीक है? चलो 2 से करना है, आर्यन ने सही बताया, ठीक। एब्सोल्यूट एरर फिर से बताना, फिर से बताओ एब्सोल्यूट एरर, सोनू कुमार। सर मैं बताऊं? 45 है। 45 आएगा डेल्टा क्यू। Yes, sir. अरे बेटा, मुझे डेल्टा, आपको डेल्टा क्यू निकालना है। क्वेश्चन अगर आपने सुना नहीं है ध्यान से तो फिर से बताइए, और 45 नहीं आएगा आंसर। पता नहीं, हो सकता हो आ भी जाए, मल्ला वाला पता नहीं, हो सकता हो आ भी जाए, देखते हैं। और लोगों का आंसर आने दीजिए। हो रहा है कि बस आप लोग बस बैठे हो? सर कर रहे हैं। हाँ कर ठीक, रहे हैं। गुड 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 क्या कर रहे हैं? गुड 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 बेटा, शाबाश। ये हुई ना एनर्जी तुम लोग की। Sir, 0.2. 0.2, हाँ, कुछ सम सॉर्ट ऑफ इस टाइप का आंसर आ सकता है। चलो इसको मुझे बता दो, कोई लिखूं कैसे मैं इसके फ्रैक्शनल एडिशन को, एरर्स के फ्रैक्शनल एडिशन को लिखूं कैसे? Delta Q by Q हम्म, is equal to delta Delta Q by Q is equals to 4 into 0.2. into delta A1 by डेल्टा A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू क्या है? 0.5. 5. Sir, 5. 0.5. 0.2. 5 5 plus 2 into plus 0.1 0.1 upon 9. over 9. 10 करते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, तुम लोगों ने कर लिया ना, तो ठीक है, ठीक है। Yes sir, हो गया. Yes, sir. तो ये 0.8 अपॉन 5 हो Yes, जाएगा, प्लस 0.2 अपॉन Plus आ जाएगा, 0.2.9. डेल्टा क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 टू द पावर 4, 9 टू द पावर -2, 5 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा? 125 इंटू 125 अपॉन 9 इंटू 9, इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये आप यहाँ पे रख लोगे 125 इंटू 125 और 9 इंटू 9। आगे कर लोगे? मैं करवाऊंगा नहीं आगे, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है। अब कर लेंगे। ठीक ठीक है, वैल्यू अच्छी नहीं दिया था तो अच्छी वैल्यू नहीं आई थी। चलो अब आते हैं हम किस बात पर? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेरी गुड। Yes, 0.18 आ गया भाई सुहानी का, कैलकुलेटर से किया तो भी वेरी गुड, 0.18 आ गया। Sir, 0.28 something answer. ओके ओके, जो भी आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे बता देना। Okay sir. यहाँ तक बात अभी वो समझ में आ Yes, गई क्या? Yes sir. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बेटा। देखो इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को।
चलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कौन बताएगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? सर हाँ, बोलो। दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से। वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सर वो फोर्स उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल Masses डिस्टेंस के- बिटवीन देम होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मासेस के प्रोडक्ट बोलना होता है, मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही बोल रहे हो आप लोग? यस सर। नहीं, सही नहीं बोल रहे हो। स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटती तो दो चीजें आती है, इक्वल्स आता है, कांस्टेंट आता है, जो क्या आएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया आपका इस बॉडी पर बॉडी 1 बॉडी 2। बॉडी 1 पर लगने वाला फोर्स भी वही सेम F और बॉडी 2 पर लगने वाला भी फोर्स वही सेम F आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेरे और इस पेन के बीच अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। चल लगे। यस सर। हाँ, तो फिर ये पेन मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? मैं इस पेन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ? सर वो क्योंकि सर ये जो ग्रेविटेशन नीचे लग ग्रेविटेशन तो नीचे लग रहा है, वो बात है, लेकिन ये जो G की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? G की वैल्यू 6.67 into 10⁻31 पावर -12। तो ये जो है ना फोर्सेस छोटी छोटी बॉडीज पर जब लगते हैं तो वो फोर्सेस की वैल्यू इतनी माइन्यूट हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो इफेक्टिव नहीं होती है मोशन स्टार्ट करने के लिए। वही बॉडीज जब बड़ी होती हैं, जैसे कि सन हो गया, वही अर्थ हो गया, मून हो गया, तब वो फोर्स की वैल्यू सफिशिएंट आती है मोशन को एक्शन में लाने के लिए, मोशन को इफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, मैं बैठा हूं, मेरे सामने एक छोटी सी टेबल रखी है, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरा भी मास उतना ज्यादा नहीं है, उसका भी मास उतना ज्यादा नहीं है। जब वो हम फोर्स निकालेंगे उसकी वैल्यू बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी सी आएगी, और जब वो फोर्स बहुत छोटा सा आएगा तो ना वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा ना मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यही बात करूं, सन और मून की बात करूं या कोई अलग प्लैनेट्स की बात करूं जिनका मासेस बहुत ज्यादा है, उनके बीच लगने वाला जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफी हैवी होता है, काफी बड़े अमाउंट का होता है, और फिर वहां पे वो इफेक्ट दिखाता है। बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन होते हैं। यानी कि मैं लगाऊंगा इस पेन के ऊपर एक्शन फोर्स, ये पेन लगाएगी मेरे ऊपर क्या? रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है, इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है मैकेनिक्स में और काइनेमेटिक्स में कि लोग उसको समझते नहीं है कि इंपॉर्टेंस उसकी समझते नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स, राइट? जैसे कि अभी तुम लोग बैठे हो अपने चेयर पे, अपने बेड पे या ग्राउंड पे बैठे हो, तो क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है आप लोग के ऊपर कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। हाँ, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट लाइफ। हाँ, कैसे लग रहा है? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप नीचे जा रहे हो, तो जब आप नीचे जाते हो तो आप टच कर गया किस पे? ग्राउंड पे। तो आपने ग्राउंड पे लगाया एक्शन फोर्स, तो ग्राउंड ने भी आपके ऊपर क्या लगा दिया बेटा? रिएक्शन फोर्स, राइट? हाँ, ये हमेशा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। फोर्सेस एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ये सेंट्रल फोर्स है, यानी कि दो भी बॉडीज के बीच जब भी लगेगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बॉडी के टुवर्ड्स द सेंटर होगी। दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, दोनों फोर्सेस अलोंग द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर लगेंगे। ये कहेगा इससे बेटा तुम इधर खींचे चले आओ, ये कहेगा इससे बेटा तुम इधर खींचे चलो। सही बोल रहा हूं मैं? यस। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर होती है मीडियम की, कि अगर मैं दो बॉडीज को ले लूं हवा में और मैं दो बॉडीज को डाल दूं शहद में, दो बॉडीज को डाल दूं मैं पानी में, या दो बॉडीज को डाल दूं मैं कोका कोला के अंदर, कोका कोला के बड़े से उसमें, तो क्या हर सिचुएशन में जो फोर्सेस लगेंगे सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सर सेम होगा। सेम होंगे। हाँ, लेकिन इसी तरीके का एक और फोर्स आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप लोग स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे। कितने लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर मैंने भी पढ़ लिया। हाँ, तो पढ़ लिया। उसमें क्या वो फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता? क्या है कि प्रमोशन हो गई भाई? सर मीडियम पे करता है वो। हाँ, मीडियम पे करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है।
अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, यानी कि अगर दो बॉडी रखी है तो मैं तीसरी बॉडी अगर उसके साथ ले आऊं, है ना, यहाँ पे एक बॉडी है एक बॉडी है, इनके बीच मान लेते हैं ये इसको खींच रहा है, चलो इधर आओ 10 न्यूटन से, और ये इसको खींच रहा है, चलो तुम इधर आओ 10 न्यूटन से। अब मैं एक बड़ी सी बॉडी सामने लेकर के आता हूं, क्या ये 10 न्यूटन इनके बीच लगने वाला बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि सेम रहेगा? कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, कोई कोई चेंज नहीं होगा सर, के आने से उनके बीच लगने वाला, आपस में लगने वाला कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक नहीं है? होगा। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लिजिबल होता है अगर बहुत हल्की बॉडीज हो, लेकिन अप्रिशिएबल होता है, इफेक्टिव हो जाता है जब मैसिव बॉडीज हो, जैसे स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो अभी बताया, ठीक है? लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स टू बॉडीज इज इफेक्टिव इवन इफ देयर सेपरेशन इज वेरी लार्ज। अगर दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए तब भी वो लगेगा फोर्स, हालांकि कम लगेगा लेकिन लगेगा जरूर। जैसे कि एग्जांपल ले लूं, अच्छा इफेक्टिव कहां लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज ऑर्डर ऑफ 10 टू, ऑर्डर बढ़ाया था ना कल लास्ट में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यस सर। अच्छा, हाँ, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है फोर्स की सन और अर्थ के, बस एक अंदाजा दे रहा है कि कितने बड़ा या कितने छोटे लेवल का फोर्स लग रहा है। तो 10 टू द पावर 27 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कि ऑर्डर का फोर्स लग रहा है, हालांकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग ऑर्डर का फोर्स होता है। बात समझ में आ गई सभी को ग्रेविटेशन की? क्या बता दूं एक बार फिर से, लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने पर ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा फोर्स। जैसे एग्जांपल आप देख लो, अर्थ और सन का बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कितनी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर की फोर्स है, डिस्टेंस है। इतनी ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी उनके बीच फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 10 टू द पावर 27 न्यूटन के ऑर्डर का फोर्स लग रहा है ना? अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई देखो, एक बॉडी है जिसका मास m है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m है, और एक और बॉडी है जिसका मास m है, इसको मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे रख दिया। बात समझ में आ रही सभी लोगों की? नहीं समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, सर आ यस रही है। सर। ठीक है, Yes, Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, हमने इसको फिक्स कर दिया, मैंने कांटी लिया, इसको कांटी से लेकर के ऐसे हथौड़ा से ऐसे मार मार के इसको ठोक दिया, फिक्स। यहाँ पे भी मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, चलो फिक्स हो जाओ तुम भी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट का नाम ए दे दिया, ये पॉइंट का नाम बी दे दिया, ये पॉइंट का नाम सी दे दिया, तो आप मुझे सी पर लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो बताओगे? बता पाओगे क्या? और मैं कह रहा हूं कि जिस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। बता पाओगे तुम लोग? नहीं बता पाओगे? नहीं सर। वेरी गुड, बीइंग ऑनेस्ट इज अ वेरी गुड थिंग। चलो हम बता देंगे आपको। हम कैसे बताएंगे कि भैया इस सी बॉडी पर लगा रहा होगा एक फोर्स, ये अपनी तरफ, कौन? सी बॉडी पर कौन फोर्स लगा रहा होगा? एक ए सेंटर पर रखा हुआ फोर्स लगा रहा होगा, चलो तुम इधर आओ एफ फोर्स से, और बी वाला भी लगा रहा होगा इधर से, चलो तुम इधर आओ एफ फोर्स से, इधर आओ। अच्छा ठीक, और ये जो फोर्स लग रहा होगा ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? जी, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। उसी तरीके से अब आप बात करेंगे बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स, बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा भाई? जी पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सही लिखा क्या मैंने? ऐसे ही करना होता है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। अब इस सी बॉडी पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है F। इन दोनों का नेट फोर्स हमको बताना है। अब आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। अच्छा, ये भी जीएमएम अपॉन एल स्क्वायर है, ये भी जीएमएम अपॉन एल स्क्वायर है, यानी ये भी वही सेम एफ फोर्स है, ये भी वही सेम एफ फोर्स है। दो फोर्सेस सेम एफ है, इनके बीच का एंगल कितना होगा कौन बताएगा? सर 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री 60 डिग्री सर। तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस cos थीटा। 2ab cos cos थीटा थीटा कितना है हमारे पास? 60। 60 डिग्री। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कितना हो जाएगा। एफ रूट 3 देखो, रूट 3 सर। हाँ कितना हो जाएगा? एफ रूट 3 आ रहा है सर। एफ रूट 3 आ जाएगा। ऐसे आपको फोर्स निकालना है। तुम लोगों ने शायद शुरू में सोचा होगा कि भाई ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 2f, राइट? यही सोच रहे थे क्या?
है जी? नो नो सर। ठीक, तो अगर जो ऐसे सोच रहा था भाई वो बिल्कुल ही गलत सोच रहा था। आपको सोचना ये था कि आपको सोचना ये था कि भाई ये फोर्स जो है वो कैसे हैं। ये फोर्स जो है आपके, ये जो फोर्सेस हैं ये वेक्टर हैं, वेक्टर फोर्सेस हैं। और वेक्टर फोर्सेस की अगर बात करें तो उनका वेक्टर एडिशन करना होता है, ना कि अलजेब्रिक एडिशन करना होता है। करेक्ट है क्या बात? सभी को समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। अब देखो इस फोर्स में मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बता देना जरा फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला किसी को लास्ट क्लास से पता है कि नहीं पता है? 3 पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है कि नहीं पता है? M1 into X1 M1 plus M2 A2 plus M3 A3 M3 अपॉन M1 plus M2 M3। ठीक है, चलो इस बॉडी का मास कितना था? M, राइट। अच्छा एक चीज और पूछ लूं मैं, तो एट सी बॉडी पर फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना बताया था आप लोगों ने कि सर F√3 लग रहा है, राइट? यस सर। अच्छा, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है क्या? यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m√3 के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ, ठीक। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर COM का केस। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का मास कितना है भाई? M। इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? कितने हैं एक की वैल्यू? वेरी गुड। प्लस इस बॉडी का मास कितना था? M। इसका एक्सेलरेशन कितना है कौन बताएगा? क्या मैंने इस बॉडी को फिक्स कर रखा था? यस सर। अगर फिक्स कर रखा था तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका? 0 सर। 0 प्लस इस बॉडी का 0 M और इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना? 0 अपॉन तीनों का टोटल मास मिला के कितना हो जाएगा? M into F upon M√3 M इन तीनों बॉडी का M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों बॉडी का टोटल मास मिला के कितना हो जाएगा? सर M1 ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है, तीनों का total 3M। चलो यहाँ पे ऊपर से M नीचे से M कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, F√3 आ जाए। ठीक, चलो ठीक, शाबाश। तो हमारे ये भी 0, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई? F√3 upon 3M। F की क्या वैल्यू थी? जरा पीछे देख के बता सकते हो F की क्या वैल्यू थी? GMM upon L square। हाँ, GMM अपॉन L स्क्वायर। नीचे 3 है, M है, ऊपर √3 है। एक M से एक M कैंसिल हो गया, ऊपर से √3 से नीचे √3 बन जाएगा। तो फाइनल जो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? GM upon L square √3 L square। हाँ, MM नहीं होगा, ऊपर से M एक नीचे से M कैंसिल हो गया, तो GM अपॉन √3 L स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यस सर। नहीं आई बात समझ में कि समझ में आ गई बात? आ गई सर बात। चलो अब उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये मैं होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चन क्या है? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को? यस सर। गर्मी ज्यादा लग रही है भाई? एसी चला रखा। एसी चला रखा है? कुछ भिजवा दे? कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुम लोग? नहीं सर, पी रहा हूँ। कुछ खाओगे भाई तुम लोग? पिज़्ज़ा बर्गर भिजवा दे तुम लोग के लिए? नहीं सर, घर के बगल में है। अच्छा ठीक है, तो हमारे लिए भिजवा दो। सर आप दिल्ली में बैठ रखे हैं, कहाँ भिजवाएंगे आप? बेकार लड़ते हैं यार। सर तुमसे कह रहे हैं कुछ खिला दो, तुम लोग कह रहे हो मैं कहाँ से भिजवाऊं? सर मेरे पास होते तो खिला देता पक्का। चलो भाई, खाने पीने की बात। स्विगी माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। क्या कह रहे हैं शिवम? सर स्विगी कर देता हूँ ऑनलाइन।
अरे नहीं बेटे, थैंक यू सो मच। बस यही सुनना चाह रहा था जो शिवम कह रहा है कि सर मैं स्विगी कर देता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तुम लोग बेकार हो। चलो, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है जिनका मास m है, वो किस में जा रहे हैं भैया? एक सर्कल में जा रहे हैं, जिस सर्कल के रेडियस क्या है, सर्कल में घूम रहे हैं, किसमें? अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। आपस में उनके बीच अट्रैक्शन। एक अच्छा डेड सोल को चाहिए, एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एक समोसा पार्सल करा दो, ठीक है, उत्तराखंड पावरी में, ठीक। अच्छा, फॉर्म भरवा दे, ठीक है। अभी कहाँ से फॉर्म भरवा दो तुम लोग का भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। एक इसके इन दोनों बॉडी के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दोनों का मास कितना है? m है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों बॉडी किस में मोशन कर रही हैं बेटा जी? सर्कल में मोशन कर रही है। सर्कल में। अब सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। सेंट्रीपिटल का फोर्स कितना, फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? m ओमेगा स्क्वायर m1 a1 अपॉन नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं पूछ रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m b square by m ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बना रहा होता है, mv अपॉन b। एक और होता है, ओमेगा वाले टर्म्स में होता है। अच्छा ठीक है, भिजवा रहे हैं ध्रुव, अभी रुको भिजवाते हैं थोड़ी देर में। दूसरा वाला सर वो नहीं पता ओमेगा वाला। एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं पता तुम लोग को? ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे भैया? ये इन दोनों के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर लग रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? यही ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे रखोगे जी m1 m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर ये रेडियस a है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a। हाँ, 2a का स्क्वायर, ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक दूसरा होता है mr ओमेगा स्क्वायर। m रेडियस कितनी है सर्कल की? 2a नहीं, रेडियस a a है, into ओमेगा स्क्वायर। बस 8 फीट कर लो और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। चलो इतना कर दिए तो निकाल ही लेते हैं। एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? a को नीचे भेज देते हैं, तो gm अपॉन 4a स्क्वायर, और ये वाला a नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा भाई यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन 4a क्यूब। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट gm अपॉन 4a क्यूब। कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? c। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में क्या? यस आगे सर। यस, ऐसे ही करना है। अब उसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इक्वल मासेस के हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रखी है तो उसके आसपास का वो एरिया जिसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट में देख सकते हो, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एग्जर्ट होने लगता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड्स कैसे निकालते हैं कि मान लो एक बड़ी सी बॉडी है जिसका मास है m, और उसके आसपास के एरिया में मैंने एक छोटा सा स्मॉल m का मास रखा। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है हम देखेंगे कितना लग रहा है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉल m का ना रख करके हम 1 किलोग्राम की बॉडी का फोर्स रखते हैं, यूनिट मास का फोर्स रखते हैं। तो जब हमने यूनिट मास का फोर्स रखा और हमने देखा 1 किलोग्राम की बॉडी जब इसमें रख रहे हैं तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 1 किलोग्राम की बॉडी पर जितना फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है आपका? वही आपका कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पर यूनिट मास जो लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि फोर्स पर यूनिट मास बोलो आप एक वर्ड में, चाहे ऐसे बोलो कि 1 किलोग्राम पे कितना लग रहा है, दोनों एक ही बात होती है ना। अगर मैं बोल दूं पर यूनिट मास तो इसका मतलब क्या हुआ दूसरे वर्ड में? इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम पे जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही आप लोग को? यस सर। हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे वर्ड्स पे तो यही मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर लेंथ पे कितना हो रहा हो।
या पर यूनिट मास बोल दिया, इसका मतलब 1 किलोग्राम पे कितना लग रहा है, या पर यूनिट चार्ज बोल दिया यानी 1 कूलॉम पे कितना लग रहा है, उसी को वर्ड्स में बोल दिया मैंने, उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया कि जो फोर्स पर यूनिट मास लग रहा है यानी जो फोर्स 1 किलोग्राम पे लग रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान दी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा है क्या ये चीज? यस Yes, sir. यस सर। तो जो स्मॉल g हो जाएगा क्या वो F बाई m के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। और आपने ये भी पढ़ा है कि F बाई m जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होता है। Yes, sir. तो जो स्मॉल g है क्या वही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड बताता है क्या? Yes, sir. तो ये जो आपका स्मॉल g है वही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड को बताता है। यहाँ पे उन्होंने बड़े समझाने की कोशिश की है, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश है, मैंने आपको आसानी समझा दिया कि भैया एक पॉइंट मास है, यहाँ से r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। यहाँ पे r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सर ने बताया F बाई m। अच्छा, F क्या होता है भैया? G पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे m लिखा था वो लिख दिया हमने, ऊपर से m नीचे से m कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिलेशन बनकर के आ गया Gm अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेशन आपके सामने आ गया, दैट इज Gm अपॉन r स्क्वायर। सही है बात क्या? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा स्मॉल g इक्वल्स टू Gme अपॉन re स्क्वायर, ऐसे पढ़ रखा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फार्मूला जनरल फार्मूला है और स्मॉल g का जो फार्मूला है बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है भाई, सेम ही बात कर रही है, सेम ही क्वांटिटी है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी क्या? नो No, सर। sir. चलो ठीक, No, No, sir. sir. चलो ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज और ये भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बातें होती हैं। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, या पहले हम हॉलोस्फीयर का ही देख लेते हैं। चलो हॉलोस्फीयर का ही मामला हम देख लेते हैं कि क्या है हॉलोस्फीयर। और उसका एक मेरे पास खाली स्फीयर है ना, खाली स्फीयर समझ लो, तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को इमेजिन कर लो तुम लोग, है ना। अब जब आपने फुटबॉल को इमेजिन कर लिया तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मान लेते हैं कि कितना मास है m, और हम जब इस फुटबॉल के मास m की वजह से, खाली है ये, हॉलो है, अंदर से खाली है, ऐसे बना रहा हूं मैं, दोबारा से बना देता हूं ऐसे, ये ऐसे अंदर से खाली है, ठीक। जब हम इस m मास के फुटबॉल की बात करते हैं हमारे पास, तो ये मास है और इस मास की वजह से कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड जरूर होगी। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी हम वो 3 पॉइंट पर बात करेंगे, 3 जगह पर बात करेंगे। कौन कौन सी 3 जगह होगी? एक जगह होगी आउटसाइड द स्फीयर, एक जगह होगी आपकी एट स्फीयर, और एक जगह होगी आपकी इनसाइड स्फीयर। ये 3 जगहों पर आपको हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात को करेंगे। बात समझ में आई? क्या पूछा मैंने, क्या बात किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आउटसाइड स्फीयर का मतलब कि हाँ, यहां से ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, मान लो P पॉइंट पर हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करनी है। अच्छा, जो कि P पॉइंट इस स्फीयर से बाहर है, और इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, वो कैपिटल R है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या कि जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो उसकी रेडियस से बड़ा है। आउटसाइड स्फीयर को ऐसे दिखाते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा Q पॉइंट, और वो जो Q पॉइंट होगा वो आपका होगा इस स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पर, एट स्फीयर के सरफेस पर। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा जिसको मैं Q पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। ये P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट। Q पॉइंट की बात करूं तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल r जो दूरी होगी उसकी बात कर रहे हैं, और इस केस में वो उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। और एक पॉइंट है R पॉइंट, S पॉइंट, और ये जो S पॉइंट है यहाँ सरफेस के स्फीयर के अंदर है। अब जब ये स्फीयर के अंदर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर S क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r, लेस देन r, इक्वल्स टू r, लेस देन r। तो इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं। अब होगा क्या कि वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला? Gm/r²। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला वही लगेगा, G मास ऑफ बॉडी और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस P पॉइंट पर हम पूछ रहे हैं, करेक्ट? बात सही है?
Yes, sir. चलो, अगर मैं स्फीयर पे बात कर लूं तो स्फीयर पे भी वही फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होगा? जी मास ऑफ द स्फीयर और डिस्टेंस कितनी है सरफेस पर, किसके इक्वल है डिस्टेंस? कैपिटल आर के स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। और तीसरा हो जाता है, अगर हम आपसे बात कर लें किसकी, सर हॉलो स्फीयर के अंदर की बात कर लें, तो हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। 0. हाँ, बात समझ में आई क्या सभी लोग को? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो 3 आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। हॉलो स्फीयर में 3 जगह पे हम आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? Sir, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। और पर यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, थोड़ा वर्ड्स में बताओ कोई। सर जहां तक वो फील्ड, हाँ बोलो। सर जहां तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड फील हो सकती है उतने एरिया को ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल एरिया, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक। और कोई बताओ, वो भी बात सही है। The region around a body. वो बात हो गई। 1 किलोग्राम वाला जो कुछ कॉन्सेप्ट था उससे बताओ कोई। कि अगर किसी बॉडी 1 किलोग्राम की बॉडी या यूनिट मास 1 किलोग्राम हो, 1 ग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, कोई भी चीज हो लेकिन 1 हो, कोई भी यूनिट हो लेकिन 1 हो, ठीक। अगर यूनिट मास को हम किसी ऐसे बॉडी के पास, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी के पास ला करके रखते हैं, है ना, ये यूनिट मास है। यूनिट मास को हम किसी बॉडी के पास ला के रखते हैं तो यूनिट मास पर लगने वाला जो फोर्स होगा वही आपका क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। बात नहीं समझ में आई क्या? यस सर। यूनिट मास पर, 1 किलोग्राम के मास पर, यूनिट मास पर जितना फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? यूनिट मास, हाँ, यूनिट मास को मैथमेटिकली F/m लिख देते हैं। वेरी गुड। और उसका फाइनल फॉर्मूला बताया मोहित ने, क्या बनकर के आ जाएगा भाई? Gm/r। ये बना लोगे तुम लोग फॉर्मूला? Yes, sir. कैसे बनाओगे? ये जो कैपिटल F की वैल्यू है वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? G पहला मास, दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे स्मॉल m लगा था वो हमने स्मॉल m लगा दिया। ऊपर से m, नीचे से m कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका? Gm/r² बन गया, राइट? Yes, sir. और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है? क्या वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है क्या? Yes, sir. It is. यस सर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने पहले? Gme/r²। अगर मैं एक हॉलो स्फीयर की बात करूं, एक खाली स्फीयर की बात करूं, तो खाली स्फीयर में, हॉलो स्फीयर में 3 पॉइंट्स पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हो जाएंगे? Outside स्फीयर, एट स्फीयर, इनसाइड स्फीयर। इनसाइड स्फीयर पे क्या लगेगा? क्या फॉर्मूला लगेगा? इसे बोलो। अरे चलो फिर से बोलो भाई, क्या लगेगा आउटसाइड स्फीयर पे? फॉर्मूला फाइनली माइक ऑफ करो सबको, माइक ऑफ करो। हाँ चलो, तो Gm/r² हो जाएगा। अच्छा, एट सरफेस पर क्या लगेगा? Gm/r कैपिटल आर। माइक ऑफ। सर वो जानबूझ के आपकी वो कर। अच्छा, वो कॉपी कर रहा है क्या? नहीं वो कॉपी। हाँ सर। वो कर रहा है। इनसाइड स्फीयर कितना हो जाएगा भाई? ग्रेविटेशनल, ठीक। यही चीज, एग्जैक्टली सेम चीज को यहाँ पर दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप इनसाइड ऑफ द स्फीयर होगे
तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। एट सरफेस पर होगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी, Gm/r²। ठीक है, अगर आप सरफेस के बाहर होगे तब कितनी हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, Gm/r², यानी ये स्मॉल r जो है ये उस पॉइंट की बात की जा रही है। नहीं समझ में आई क्या बात सभी लोग को? सर आ गया समझ। हाँ। Yes, sir. अब जो है सॉलिड स्फीयर का भी है, लेकिन सॉलिड स्फीयर का हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं हम आपको कुछ चीजें, हमने क्या क्या बात करी है यहाँ पर, सम अप कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातें। हमने यहाँ पे बात करी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, दैट इज Gm1m2/r²। ठीक है, ये कब लगता है, दो बॉडीज कभी भी यूनिवर्स में हो, उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, वो दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज हमने आपको पढ़ाई, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, बताओ फिर से, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? फोर्स सर पर यूनिट। गैलेक्सी मास को मूव करने के लिए जितनी चाहिए होती है। F/m भी वेरी सही है, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो कि यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है, किसी भी फील्ड में यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है वही उसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक है, यस सर। यूनिट मास पर जितना भी लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ये किसके इक्वल होता है? Gm/r²। अच्छा, कोई और क्वांटिटी है जिसके इक्वल होता है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। इसमें हमने आपको तीन बातें बताई हैं। कौन कौन सी तीन बातें? कि अगर हम एक हॉलो स्फीयर ले लें तो हॉलो स्फीयर पे एक बाहर होगा पॉइंट, एक सरफेस पर होगा पॉइंट, एक इनसाइड होगा पॉइंट। ठीक है, बाहर कितना लगेगा, Gm/r²। Gm/r²। ठीक है, सरफेस पर कितना लगेगा, Gm/r²। ठीक है, और तीसरा इनसाइड का सरफेस कितना लगेगा, 0। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझनी थी, ये आपने समझ। अब बहुत आसान हो जाएगी बहुत सारी चीजें अब आपको लोग के लिए। उससे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको हम कराना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बॉडी को जो कि r रेडियस का हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और इसका मास m है, ठीक है, और एक छोटा सा स्मॉल m की बॉडी यहां पर रख रहा हूं, एक पॉइंट p पर रख रहा हूं, ठीक है, और मैं एक और पॉइंट q पर रख रहा हूं जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 2r है। तो p पॉइंट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड और q पॉइंट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। हो जाएगा क्या? यस सर। जल्दी से करके दिखा दो। P पॉइंट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड और Q पॉइंट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड का रेशियो बता दो। सर r² लग रहा है मेरा तो। नहीं, पहला R जो है वो कैपिटल R है, कहां पर है, P पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है। और दूसरा पॉइंट जो है वो बाहर है सरफेस के, ठीक है, और वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है। अब जरा इस बात को ध्यान में रख करके फॉर्मूला लगा और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। r² नहीं आएगा, पहले में कैपिटल R है डिस्टेंस और दूसरे में डिस्टेंस कितनी है सर 1/2 आया, 1/2। 1/2 1/2 कैसे आ रहा है तुम लोग का? सर 2/2। P पॉइंट पर बताओ किसका मास, 2/r। 2/r कैसे आएगा, किसका मास लूं, P पॉइंट पर? ये P पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। इस P पॉइंट पर सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब मैं रिमूव कर दूंगा अगर किसी ने किया तो। चलो अब ये बताओ, P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लगाओ। G मास किसका, इस छोटी वाली बॉडी स्मॉल m का मास की बड़ी वाली हॉलो बॉडी का मास कैपिटल M? वाली बॉडी का मास। छोटी बॉडी का मास है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। स्मॉल r कैपिटल, कैपिटल। कहीं नहीं दिया है। डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R या स्मॉल r? कैपिटल R²। चलो Q पॉइंट पर आ जाओ फिर से। G
मास किसका रखेंगे? इस छोटी सी बॉडी स्मॉल m का मास रखेंगे कि बड़ी वाली बॉडी हॉलो स्फीयर का मास रखेंगे? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बड़ी वाली बॉडी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r 2r का स्क्वायर करेंगे। आई एम गोइंग टू रिमूव यू लवप्रीत। तुमसे बार बार बोल रहा हूँ माइक रिमूव करो, माइक वो म्यूट करो। चलो gm अपॉन 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r square sir. अब रेशियो 4r square 4r p पॉइंट पर और q पॉइंट का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा? 1/4 4 1/4 तुम लोग क्या बोल रहे थे? 1/2 तब 1/2 बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? yes sir ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद जो है एक आता है कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई मुझे समझा सकता है क्या होता है? सर किसी बॉडी को कोई स्मॉल मास को अंदर मतलब Energy stored in the body when work is done against gravitational force. क्या क्या फिर से बोलिए? Energy stored in a body when work is done against gravitational force. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा समझा। तो ऐसा है ना, मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा स्फीयर रखा है, ठीक है, और इंफिनिटी पे, बहुत दूर इंफिनिटी पे एक छोटा सा पॉइंट मास रखा है, पॉइंट मास, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मास रखा है। अब क्या होगा कि ये जो बड़ी वाली बॉडी है ना, बड़ा वाला स्फीयर, उस छोटे से पॉइंट मास को खींचेगा। और जब वो खींचेगा तो बहुत तेजी से आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि वो आए ना तो बहुत स्लोली स्लोली आए, ठीक है, ऐसा ना आए कि बहुत तेजी से आए। तो मैं क्या करूंगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस छोटी सी बॉडी पर, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाऊंगा। क्या मतलब हुआ? ये बड़ी सी बॉडी है, यहाँ पर इंफिनिटी पर एक छोटा सा पॉइंट मास रखता है, इस पॉइंट मास को ये फोर्स एफ से खींच रहा है, ठीक, ये फोर्स एफ से खींच रहा है। अब जब ये फोर्स एफ से खींच रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके अगेंस्ट सेम फोर्स एफ लगाऊं। अब जब मैं इसके अगेंस्ट सेम फोर्स एफ लगाऊंगा तो ये एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, बहुत तेजी से नहीं जाएगा, बहुत ही ग्रेजुअल जाएगा, ग्रेजुअली, बहुत ही स्लोली जाना है इसको, ठीक है। अब ये इसको ग्रेजुअली क्यों जाना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसको जो भी जाना चाहिए बहुत स्लोली जाना चाहिए, तेजी से नहीं जाना चाहिए। तो मैं जैसे इस पे अपोजिट फोर्स लगा दूंगा तो ये बहुत धीरे 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 जाते 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 यहां तक आएगा। एक पॉइंट पी तक इसको पहुंचाना था, पॉइंट पी तक मैंने उसको पहुंचा दिया। तो अब बताओ कि क्या मैंने कोई फोर्स लगाया है कि नहीं लगाया है? क्या मैंने फोर्स लगाया है कि नहीं लगाया? सर लगाया है। मैंने फोर्स किधर लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में लगाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट। अच्छा, क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। अच्छा, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या मैंने कोई वर्क डन किया है कि नहीं किया है? Yes sir. हाँ, अब बताओ कि मैंने फोर्स लगाया किधर, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में। और बॉडी का राइट साइड में। किस साइड में? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो मैंने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा? जीरो। Negative. जीरो क्यों होगा? नेगेटिव वर्क हाँ, वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव, ठीक है। जो भी मैंने वर्क डन किया, ठीक है, पॉजिटिव किया नेगेटिव किया मुझे नहीं पता, जो भी किया वो मेरा वर्क डन गया कहाँ, ये बताओ तुम लोग। क्या आसमान निगल गया, जमीन खा गई उसको, आग खा गई, पानी में डूब गया, कहाँ गया वो वर्क डन गया कहाँ? मुझे तो दिख नहीं रहा है। सर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हाँ, कन्वर्ट हो गई। आप कह सकते हो सर हवा में वो, चूंकि आप जो वर्क डन कर रहे थे ना वो हवा से रगड़ खाकर हीट में बदल गया। मैं कह रहा हूँ हवा है ही नहीं,
कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो मेरे वर्कों को खा जाए, किसी और फॉर्म में एनर्जी हीट में बदल जाए, चाहे साउंड में बदल जाए, चाहे लाइट, कोई ऐसी चीज, हवा नहीं है, ना वो साउंड में बदल रहा है किसी चीज से टकरा के, ना वो लाइट में बदल रहा है, किसी चीज में नहीं हो, तो गया कहाँ मेरा वर्क डन। तो यहां से पता चलता है कि जब यहां से लेके इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक मैं आ रहा हूं तो होगा सर क्या, बॉडी में स्टोर हो गया। हाँ बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी वर्क डन मैंने किया है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यही वर्क डन जो स्टोर होता है इसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं भाई, पोटेंशियल। अब क्योंकि जो वर्क डन किया है मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। इसका डेरिवेशन आप पहले पढ़ चुके हो, कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला बताता हूं, दैट इज माइनस GMM अपॉन R। अब कोई बताएगा कि ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि वर्क डन बाय मी वाज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो जो भी मैंने वर्क डन किया वो स्टोर हुआ है, क्योंकि मेरा वर्क डन नेगेटिव था तो स्टोर एनर्जी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन R हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को Yes, sir. माइनस GMM अपॉन R आ जाएगा। बस एक और इसके अंदर मैं बात कर दूं, फिर उसके बाद आई लीव यू गाइस। एक बात और इसके अंदर बची है तो मैं बता देता हूँ। फोर्स हमने पढ़ लिया, दैट इज G, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया हमने, दैट इज F/m, दैट इज GM अपॉन R स्क्वायर। और वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल g के सिमिलर फॉर्म। अगर हम अर्थ पे बात करें तो ये हर जगह काम नहीं आएगा, अगर हम अर्थ पे बात करें तो वो स्मॉल g के बराबर है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ ली भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस GM1 M2 और दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक यस सर। ठीक शाबाश। हाँ, अब इसमें हम क्या बात करना है, इसमें मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, ये आपको लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करूं, एक बॉडी है, ठीक है, उसका P पॉइंट पर, जो कि सरफेस पर है, P पॉइंट सरफेस पर, R रेडियस की हॉलो स्फीयर की बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और एक स्मॉल m की बॉडी रखी गई है, ठीक है। P पॉइंट पर आपको बताना होगा इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, और P पॉइंट पर आपको इसको बताना होगा, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताना होगा। उसके बाद एक पॉइंट है R, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस, एक पॉइंट है S, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 3r है। अब इस S पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बताना होगा, इस S पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना होगा, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज, ये आपका ये पूछ लिया मैंने, और तीसरी चीज ये आपकी पहली चीज पूछा मैंने, फिर ये आपका दूसरी चीज पूछा मैंने, फिर तीसरी चीज पूछा मैंने आपसे कि फर्स्ट पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका और सेकंड पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका रेशियो बताना है, और फर्स्ट पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और सेकंड पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका आपको रेशियो बताना है। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। कल हम पढ़ लेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये जो है ना क्लास आपकी बहुत डिटेल्ड क्लास नहीं है, ये आपको मुझे 2 दिन में कराना है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्किप करके चीजें, और मानते हुए कि ये चीजें आपको ऑलरेडी आ रही हैं तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को कि सर आप पूरा नहीं बता? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं बेटा, 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा ग्रेविटेशन करा पाना को पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं जितना स्किप करके पढ़ा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आपके लिए होमवर्क क्या रह जाएगा, ये आपको जो मैंने होमवर्क दिया ये, और यहाँ पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये वाले होमवर्क्स आपको करके लाना है। उसके बाद आपको ये जो नोट्स है ना, उस नोट्स में आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर वेरिएशन आता है ऊपर जाने पर उसका फार्मूला क्या होता है वो आपको पढ़ के आना है, और डेप्थ में जाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है वो आपको पढ़ करके आना है, ये चीज करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन दे दिया है, हाइट एंड डेप्थ एट विच जी इज सेम, किस हाइट पर और किस डेप्थ पर जी की वैल्यू सेम होगी। यानी कि अगर ये अर्थ है, मैं यहां चला जाऊं h हाइट पर और यहां से
नीचे अर्थ में गड्ढे में चला जाऊं एच हाइट, यहाँ पर जो जी आएगा इसको जीए लिख लो, और यहाँ पर जो जी आएगा उसको जीबी लिख लो। तो जीए और जीबी का रेशियो बताना है। क्या बताना है? सेम है, ठीक है। तो जीए और जीबी सेम है, ये पता है आपको, तो आपको इस एच की वैल्यू बताना है। ये आपके लिए एक होमवर्क। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझाता हूँ क्वेश्चन। एक अर्थ है ना, अर्थ, ठीक है। अर्थ से मैं एच हाइट पर ऊपर जाऊंगा तो जीए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है, और अर्थ से मैं सेम हाइट नीचे जा रहा हूं तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है, सेम है जी। तब आपको बताना है कि एच की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द एच वैल्यू ऑफ एच। अगर अर्थ का मास एम है और अर्थ की रेडियस कितनी है, आर है, तब आपको स्मॉल एच की वैल्यू बतानी। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा है क्या आप लोगों ने अर्थ की ग्रेविटी की वजह से? कि अर्थ के ऊपर Yes, जाते sir. हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? सर घटती है। अर्थ में अंदर गड्ढा करके मैं नीचे जाता जाऊं अर्थ में तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी सर। सर तो ऊपर जब मैं जाता हूं, हाइट पर जाता हूं, तब जो फॉर्मूला बनता है उसका क्या होता है? तुम लोगों को नहीं पता? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये कब होता है? जब हम ऊपर जाते हुए। ये कब होता है? जब अर्थ से आप ऊपर जाते हो तब, डेप्थ में नहीं, हाइट पे जाते हो तो। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है कि ये अर्थ है, अर्थ में मैंने ऐसे गड्ढा करके मैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो जब मैं डेप्थ में जाऊंगा तब फॉर्मूला क्या बताया? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। बात सही है क्या? यस सर। यस ये तो सर। नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? 11th सर। हो चुकी ना तुम लोग की? सर सर, पढ़ा। सर भूल गए थे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फॉर्मूला नहीं यूज करना। फॉर्मूला कौन सा यूज करना? कि यहां पर जब एच हाइट पर हम जाएंगे और अर्थ की रेडियस आ रही है, तब जो फॉर्मूला लगाओ वो ये लगाओ, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना, ये मत लगाना। क्यों? वो हम कल बताएंगे कि क्यों नहीं लगाना। आपको ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर जी, पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? आज ही Yes, पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। ये क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी आपको कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यही बताया था ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर वो आर ई डिस्टेंस पर नहीं है। वो कितने डिस्टेंस पर है? आर ई ये डिस्टेंस हो गई और अर्थ से एच हाइट पर ऊपर चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आर ई प्लस एच। तो ये वो फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला जो पढ़ा है डेप्थ वाला वो लगाओगे, और फिर आंसर मुझे बताओगे। आंसर जो है ना समवट 5√5 r प्लस r बाई 2 आएगा। लिख लो, ठीक है? √5 r प्लस r बाई 2 आएगा। अब ये आप लोग मुझे कल समझाओगे कि ये चीजें कैसे, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि हो जाएंगे आपसे, करोगे तो, ठीक है? नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जितना आज अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उतने में जितना होमवर्क दिया है वो आपसे सारे के सारे हो जाएंगे, और जो आगे वर्कशीट भेजूंगा वो भी सारे के सारे हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात क्या? सर आ गई। यस सर आ गई। जल्दी समराइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी m1 into m2 by r। by r square ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? F जी by m over m is equal to m gm अपॉन, r r square और अर्थ पर ये किसके इक्वल होता है? small g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं स्फीयर पे बात करूं तो यहाँ पर पॉइंट 1 पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बताओ। जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। नहीं बेटा, स्मॉल आर सही बोला तुमने। यहाँ पर पॉइंट 2, यहाँ सरफेस पर बताओ। जीएम अपॉन gm by कैपिटल r। यहाँ पॉइंट 3, इस पॉइंट 3 पर बताओ। ये हॉलो स्फीयर है बेटा, हॉलो स्फीयर है। 0 sir। उसके बाद मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। minus gm minus g m1 into upon over r। r था ना, r r का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है। ठीक ठीक। उसके बाद हमने आपको क्या बोला, क्या बताया? हाँ बस यही बोला। हाँ, डेप्थ वाला फॉर्मूला बता दो और हाइट वाला फॉर्मूला बता दो, ठीक है? अगर मैं
जी कब जाऊं ऊपर, अर्थ से ऊपर जाऊं, तब क्या था फॉर्मूला? G into 1 minus 2h by by R. G1 minus 2h by R. Yes sir. हाँ, G डैश इज इक्वल्स टू G इनटू 1/2। लेकिन एक और फॉर्मूला है वो लगाना है आपको, G कौन सा? dash। स्मॉल g इज इक्वल्स टू G m n अपॉन r e प्लस होल स्क्वायर। Whole square. ये लगाना है, ये लगाना है, Okay, बताऊंगा sir। क्यों। उसके बाद डेप्थ पर वाला फॉर्मूला कैसा है? G dash G 1 minus by m by D by R. ठीक 1 minus। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। ये यहाँ से हमने आपकी रिसोर्सेज लिए हैं, आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे वर्नियर कैलिपर से कैसे पहुंच गया। ठीक है, चलो चलो, ठीक है बेटा, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, goodbye। sir। Bye. Good evening sir.